दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आजादी के पहले से लेकर आज तक बंगाल ने कभी किसी की दादागिरी चलने नहीं दी। और बंगाल जहां दादाओं की भरमार है, वहां कहीं दूसरे से कोई दादा आयात करके लाया जाए या कोई आयाती दादा बंगाल के अंदर दादागिरी करे, ये भला बंगाल को कैसे मंजूर हो सकता है। ये वही बंगाल है, ये वही कोलकाता है जहां से कभी ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी राजधानी को हटा लेना ही मुनासिब समझा था, क्योंकि बंगाल के लोग दादागिरी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। ये वही बंगाल है जहां की महिलाएं भी आजादी के आंदोलन के दरमियान क्रांतिकारी घटनाओं में बराबर की भागीदारी कर रही थी। और ये वही बंगाल है जहां सूर्यसेन उर्फ मास्टर दा से लेकर सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस तक की क्रांतिकारिता का इतिहास बहुत लंबा भरा पड़ा है। बंगाल जिसने महात्मा गांधी को अहमियत दी, गुजरात से आने वाले महात्मा गांधी को अहमियत दी, और नोआखली से लेकर के कलकत्ता और पूर्वी बंगाल के इलाके तक उस दरमियान जिस तरह से गांधी के अहिंसा को बंगाल ने क्रांतिकारिता के साथ जगह दी, उस बंगाल के अंदर यदि सिस्टम के सहारे दादागिरी की कोशिशें हो तो नेता की बात तो छोड़िए, बंगाल की सबसे बड़ी पोस्टर बॉय और बंगाल शेरनी ममता बनर्जी की बात तो छोड़िए, ममता बनर्जी का भतीजा भी मोदी के सिस्टम के सामने सीना ठोक कर यह कहता हुआ नजर आता है, उंगली नीचे कर बात करो। यह बात कोई मामूली बात नहीं है। उंगली नीचे करो और बात करो। यह बात आज दिल्ली में ज्ञानेश कुमार एंड कंपनी को टीएमसी की पूरी टीम ने सुनाया है। आज दरअसल टीएमसी के 10 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल और उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल के कुछ कैबिनेट मंत्री भी आज दिल्ली के अशोका रोड स्थित लोकतंत्र के महापर्व को संपन्न कराने वाली संस्था की त्रिमूर्ति से मिलने गए, ज्ञानेश कुमार और उनके 2 साथियों से। मुद्दा था पश्चिम बंगाल में वोटर डिलीशन, मुद्दा था वोट चोरी, मुद्दा था बीएलए के अधिकार, मुद्दा था हियरिंग सेंटर को बढ़ाए जाने का, और मुद्दा था पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित कराने की प्रक्रिया का। लेकिन अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, बकौल अभिषेक बनर्जी, बैठक के दरमियान इतनी तलखी बढ़ गई कि ज्ञानेश कुमार एंड कंपनी ने कोई सीधा जवाब तक नहीं दिया। किसी भी सवाल का अभिषेक बनर्जी के मुताबिक सीधा जवाब नहीं दिया, और अभिषेक बनर्जी ने तो साफ साफ कहा कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग या सीसीटीवी फुटेज जारी कर दी जाए कि आखिर जो जो सवाल हमने पूछे इसका जवाब क्यों नहीं दिया। इसी दरमियान टीएमसी के सूत्रों के मुताबिक अभिषेक बनर्जी और उनकी टीम ने ज्ञानेश कुमार एंड कंपनी को जब उंगली उठाकर वो बात कर रहे थे तो सीधे सीधे कहा क्या है, उंगली नीचे कर। सीधा एक बार में कह दिया उंगली नीचे कर, उंगली नीचे कर बात कर। ये प्रक्रिया बिल्कुल वैसे ही थी, बिल्कुल वैसे ही जिस सदन से अभिषेक बनर्जी आते हैं, उस सदन को चलाने वाले अध्यक्ष क्या कहा था उन्होंने, कभी एक सांसद को कहा था चल बैठ। तब बहुत लोगों ने कहा था कि अध्यक्ष की भाषा मर्यादा विहीन है, लेकिन जिस सदन के अध्यक्ष की भाषा को कुछ लोग मर्यादा विहीन मान रहे थे, हालांकि हम नहीं मानते, तो उसी भाषा में यदि अभिषेक बनर्जी ने बात कर दी तो हंगामा क्यों है बरपा। आखिर वो उसी सदन के सदस्य है जिस सदन के हेडमास्टर साहब माने जाने वाले अध्यक्ष चल बैठ कहते हैं। मुद्दा दरअसल इससे ज्यादा बड़ा है। तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के दफ्तर से बाहर निकलने के बाद जब प्रेस से बात की तो सिलसिलेवार तरीके से कई बातें कही। पहला मुद्दा तो यही था कि मशीनों के जरिए साफ कर दिया टीएमसी ने, मतलब ये टीएमसी का मानना है कि वोट चोरी मशीनों के जरिए नहीं हो रही है, बल्कि वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करके हो रही है। और ये 58 लाख नाम जो डिलीट किए गए, आखिर वो किनके हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ये बांग्ला प्राइड का मुद्दा वहीं पर आता है, बांग्ला आत्मसम्मान का मुद्दा भी वहीं पर आ जाता है, जहां पर घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल होता है। अभिषेक बनर्जी और उनके नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल के मुताबिक जिस प्रकार की चीजें अंदर में हुई, किसी सवाल का जवाब देने की बजाय गोलमोल जवाब दिया जा रहा था। हर मुद्दे को नागरिकता से जोड़ा जा रहा था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है कि ये ज्ञानेश कुमार एंड कंपनी का क्षेत्राधिकार नहीं है कि वो नागरिकता के मुद्दे पर बात करें। तब भी टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अगर कोई घुसपैठिए की लिस्ट 58 लाख लोगों में आपने देखी है तो आप दीजिए, हम उसकी जांच करें, बंगाल से उसे निकाल बाहर करें।
ये देश हित में बताया जाना चाहिए राज्य सरकार को कि आखिर कौन घुसपैठिया है। आखिर अमित शाह के मंत्रालय के अंतर्गत जो बीएसएफ काम कर रही है, बीएसएफ के बहादुर जवान और सीमा पर जो दूसरी केंद्रीय एजेंसियों के बहादुर जवान और अफसर वहां पर तैनात है भारत बांग्लादेश सीमा पर, फिर भी यदि कोई घुसपैठ करके आ रहा है तो अमित शाह का मंत्रालय कुछ करे ना करे, लेकिन टीएमसी की बंगाल सरकार कुछ करेगी, लेकिन उन्हें लिस्ट तो चाहिए। वो लिस्ट देने से भी ज्ञानेश कुमार एंड कंपनी मना कर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आखिर किस आधार पर नाम डिलीट किए गए, वो आधार तो होना चाहिए। किसका नाम 58 लाख लोगों में हो सकता है कुछ लोग मृत हो गए हो सकता है कुछ के नाम 2 जगह हो सकता है कि कुछ घुसपैठिए भी हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये लिस्ट तो दी जानी चाहिए। वो लिस्ट देने से मना करते रहे। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा बीएलए 2 का था और यह बेहद संवेदनशील मुद्दा है। बीएलए 2 के मुद्दे पर अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल गया था, उस प्रतिनिधिमंडल का साफ मानना है कि जब बीएलए 2 इन्यूमरेशन फॉर्म वोटर्स को देता है, बीएलए 2 पोलिंग एजेंट जो पॉलिटिकल पार्टियों के हैं, जब वो बूथ के अंदर मौजूद रहते हैं, फिर हियरिंग सेंटर पर बीएलए 2 को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। बूथ लेवल एजेंट को आखिर क्यों हियरिंग सेंटर पर नहीं बुलाया जा रहा? और जितने बड़े मामले सामने आए हैं उसमें यदि कोई फर्जीवाड़ा है तो हियरिंग सेंटर बढ़ाए क्यों नहीं जा रहे? आखिर ये 58 लाख लोगों का मुद्दा कुछ 100 या कुछ हजार हियरिंग सेंटर से, सुनवाई केंद्रों से कैसे संपन्न किया जाएगा? इन्हीं सवालों को लेकर अभिषेक बनर्जी ज्ञानेश कुमार एंड कंपनी के दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन अंदर तलखी बढ़ती चली गई। और आप देख सकते हैं कि सत्ता और सिस्टम के बीच जब तलखी बढ़ती है, राज्य सरकार और मोदी के सिस्टम के बीच, दिल्ली के सिस्टम के बीच जब तलखी बढ़ती है, तो जनता कहीं ना कहीं, इस देश की प्रवृत्ति है कि जनता कहीं ना कहीं अपने राज्य सरकार के साथ, चाहे वो उसे पसंद करती हो या ना करती हो, अपने राज्य की गौरव से जोड़कर देखने लगती है। कई उदाहरण मैं आपको गिना सकता हूं। बिहार के अंदर 2015 में नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया गया, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को 3/4 बहुमत से चुनाव जिताया और 1/4 से भी नीचे भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को समेट दिया था। अमित शाह की पूरी चाणक्य नीति बिहार में धाराशायी हो गई थी। दूसरा उदाहरण, दीदी ओ दीदी, इसी बंगाल में आपने देखा होगा किस तंज भरे अंदाज में दीदी ओ दीदी कहा जा रहा था, ए सफेद कपड़ा, इस तरह की बातें की जा रही थी। लेकिन बंगाल की जनता ने जो जवाब दिया उसे पीढ़ियां याद रखेंगी। और थोड़ा पहले चले जाए तो गुजरात के मुख्यमंत्री को एक जमाने में मौत का सौदागर भी कहा गया था। तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे और किस तरह उन्होंने गुजराती गौरव और आत्मसम्मान से इस मुद्दे को जोड़ दिया था और इसका कितना बड़ा चुनावी फायदा 2007 के चुनाव में नरेंद्र मोदी और भाजपा ने उठाया था, वो भी पूरे देश ने देखा। लेकिन अब बंगाल का एक नौजवान गुजरात लॉबी के सिस्टम को जाकर दिल्ली में चैलेंज कर रहा है, और वो नौजवान जब चैलेंज कर रहा है तो जो खबरें अंदर से आ रही है, अपुष्ट खबरें, यदि उन पर यकीन करें तो कहा जा रहा है कि उंगली नीचे कर बात कर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके पीछे सिर्फ अभिषेक बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस नहीं, वो बंगाल का जो डीएनए है, बंगाल का जो मिजाज है, और बंगाल जिस तरह से किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं रहा है, उस बंगाल के अंदर की परिस्थितियां इस आवाज में, इस बुलंद आवाज में बात करती हुई दिखाई दे रही है। और इस तरह से जब सिस्टम को चैलेंज किया जाता है तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए कोई आदर्श संकेत नहीं होता। पहले भी सिस्टम और राजनीतिक दलों के बीच टकराव हुए हैं। टीएन शेषन और लालू यादव का टकराव किसे याद नहीं है, लेकिन याद रखिए तब टीएन शेषन के ऊपर किसी ने निष्पक्षता को लेकर उंगली नहीं उठाई थी। आज की तारीख में राजनीतिक दलों की तरफ से सवाल उठ रहे हैं तो ममता बनर्जी की निष्पक्षता को लेकर, टीएमसी चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष चाहती है, इसको लेकर सवाल उठाने वालों की संख्या उंगलियों पर भी ना मिले। लेकिन जो सिस्टम दिल्ली में बैठा हुआ काम कर रहा है, जो किसी राज्य में एसआईआर करवाता है तो किसी राज्य में नहीं करवाता, किसी राज्य में कोई और डॉक्यूमेंट मांगता है तो किसी राज्य में कोई और डॉक्यूमेंट मांगता है, किसी राज्य में कोई और पैरामीटर सेट करता है तो किसी दूसरे राज्य में कोई दूसरा पैरामीटर सेट करता है। यानी सीधे सीधे पारदर्शिता विरोधी,
सीधे सीधे जनता के अधिकारों पर कुठाराघात करने वाली मानसिकता का सार्वजनिक प्रदर्शन यदि सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है, तो जो आज अभिषेक बनर्जी ने बुनियादी मुद्दे उठाए, क्या उन मुद्दों का समाधान नहीं होना चाहिए? मोटे तौर पर एक मुद्दा जो कम से कम अभिषेक बनर्जी ने उठाया, हो सकता है मेरी जानकारी में न हो या नहीं भी उठाया हो, तो मैं उसमें जोड़ देता हूं, आखिर सीसीटीवी फुटेज को खत्म करने की बात क्यों होती है? आखिर पर्चियों की गिनती के बाद सर्टिफिकेट क्यों नहीं इशू किए जाते? ये बड़ा सवाल है। और उसके साथ ही एक बड़ा सवाल यह है जो अभिषेक बनर्जी ने उठाया कि जिनके नाम हटाए गए, उनके नाम सार्वजनिक करने में, उनके नामों की लिस्ट देने में क्या दिक्कत है? घुसपैठियों का जिक्र बताने में दिक्कत क्या है कि कौन कौन घुसपैठिए बंगाल में है, ताकि बंगाल सरकार केंद्र का बोझ हल्का करे, उन्हें निकाल बाहर करे। इन सारे सवालों पर यदि दिल्ली का सिस्टम मौन है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम पर उंगली जब उठेगी तो पश्चिम बंगाल अपना स्वाभाविक रवैया दिखाएगा। याद रखिए, बंगाल उन राज्यों में नहीं है जहां चुनावी हिंदुत्व की बयार उस ढंग से बहाई जा सके जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार बहाना चाहता है। उस बहुसंख्यकवाद की गूंज अमेरिका तक और न्यूयॉर्क टाइम्स तक सुनाई दे रही है। वहां फ्रंट पेज पर खबरें छप रही है कि भारत पता नहीं किस चंगुल में, बहुसंख्यकवाद के, मेजोरिटेरियन रूल के किस चंगुल में फंस गया है। जिस देश के अंदर 80 करोड़ से ज्यादा लोग 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर जिंदा हो, उस देश के अंदर चुनावी हिंदुत्व की बयार यदि सिस्टम पर कब्जा करने और लोकतंत्र को भोथरा बनाने के कथित प्रयासों के बीच में जाकर सिमटती हुई दिखाई दे, तो आशा की किरण किन राज्यों से निकलती है? उन्हीं राज्यों से निकलती है जहां विद्रोह की चिंगारी सिस्टम के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से भड़कने के लिए पहले से वहां का मिजाज मसूर रहा हो। चाहे वो बिहार हो जिसने 2015 में रवैया दिखाया, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र हो, यही सब ऐसे राज्य रहे हैं जो कभी किसी की सिस्टम की दादागिरी को बर्दाश्त नहीं करते। कई राज्यों का यह इतिहास रहा है। आज की तारीख में बंगाल का चुनाव सामने है। बंगाल का चुनाव 2026 का साल जो कल से नए साल के रूप में सामने आ रहा है, उस साल के बीच बंगाल का चुनाव जब सामने हो तो बंगाल के चुनाव में 2-3 बातें याद रखनी जरूरी है। 34 साल के लाल दुर्ग को, लाल सलाम वाले शासन को, सीपीएम के और वाम मोर्चे के शासन को ममता बनर्जी ने ही हिलाया था। और ममता बनर्जी ने जब हिलाया था तो उस राज्य के 32-33% यानी लगभग 1/3 जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी है, उसने शुरू में भले ही पूरा समर्थन नहीं दिया, 2011 में भले ही पूरा समर्थन नहीं दिया, लेकिन 16 आते आते समर्थन देना शुरू किया। और जब सीपीएम को विपक्ष में रिप्लेस कर भारतीय जनता पार्टी ऊपर आ गई, तब तो उस अल्पसंख्यक समुदाय के सामने वैसे भी विकल्पहीनता की स्थिति हो गई कि पश्चिम बंगाल में वो किसी राजनीतिक बदलाव की सोचे। लोकतंत्र में बदलाव लोकतांत्रिक तरीके से होने चाहिए, लेकिन सिस्टम पर कब्जा करके, वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करके, वोटर लिस्ट में घोटाला करके, सिस्टम की बदनीयती के साथ पारदर्शिता को खत्म करके यदि कोई बदलाव की बात करता है, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के मूल तत्वों और मूल भावना के खिलाफ जो कुठाराघात की प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों को हवा दिए जाने की बात होती है। पश्चिम बंगाल के अंदर पिछले विधानसभा चुनाव का नतीजा देखें तो भारतीय जनता पार्टी 1/4 के लगभग सीटों पर सिमटी थी, वहीं तृणमूल कांग्रेस 3/4 सीटों पर कब्जा काबिज हो गई थी। और लोकसभा चुनाव 2024 का जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी 18 से घटकर 12 पर सिमट गई थी। आज की तारीख में जो हालात बन रहे हैं, जिस तरह से भाजपा का खुला समर्थन करने वाले समुदाय, चाहे मतुआ हो या राजवंशी हो, जिस तरह से उनके बीच भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक संदेह का वातावरण पनपता जा रहा है, उन परिस्थितियों में अब तो ये साफ साफ कहा जाता है कि जीतेंगे हम किसी भी कीमत पर। क्या इसी मानसिकता से एसआईआर का परोक्ष सहयोग तो नहीं लिया जा रहा है? हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, ये आरोप तृणमूल कांग्रेस के हैं। और तृणमूल कांग्रेस यदि आरोप लगा रही है तो तय मानिए कि जमीन पर उसके पास कार्यकर्ताओं की फौज है। जमीन से उसे एक एक पंचायत और एक एक ब्लॉक की, एक एक वोटर्स की रिपोर्ट है कि आखिर बंगाल में कहां कहां कितने नाम काटे जा रहे हैं, किस मानसिकता से काटे जा रहे हैं, किस सामाजिक समूह के नाम काटे जा रहे हैं। और जब नाम किसी भी तरह की साजिश के बिना काटे जा रहे हैं, तो नामों को सार्वजनिक करने और बताने या टीएमसी को उसकी लिस्ट देने में दिक्कत क्या है?
लोकतंत्र, राजनीतिक दल, सिस्टम और जनता, इन तीनों की परस्पर भागीदारी और परस्पर विश्वास से चलता है। विश्वास का अभाव डेमोक्रेसी को कमजोर करता है। लेकिन आज की तारीख में जब सत्ता की बजाय सिस्टम के ऊपर से ही लोगों का विश्वास उठना शुरू हो जाए तो फिर आगे ईश्वर ही मालिक है, यही कहा जा सकता है। फिलहाल आप सबको नववर्ष की हार्दिक बधाई। और नए साल में जिस प्रकार से लोकतंत्र और नागरिक समाज को लेकर पूरी दुनिया में बहस छिड़ी हुई है, शायद भारत किसी भी तरह की सांप्रदायिक चेतना के दायरे से बाहर निकलकर सिविल सोसाइटी की चेतना के दायरे में सोचना शुरू करे, यही हमारी कामना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।